मुंबई की वो शाम कुछ अलग ही थी। बाहर जोरों की बारिश हो रही थी। पुलिस कमिश्नर ऑफिस की खिड़की से बाहर देखो तो सिर्फ पानी और गाड़ियों की लाल पीली बत्तियां ही नजर आ रही थीं। अंदर अपने केबिन में बैठी थीं एएसपी अंजलि राठौर। ये नाम ही अपराधियों के पसीने छुड़ाने के लिए काफी था। पुलिस महकमे में लोग उन्हें लेडी सिंघम कहते थे, लेकिन अंजलि को इन उपाधियों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो बस अपना काम जानती थीं। अंजलि अपनी मेज पर रखी एक फाइल पढ़ रही थीं। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बिना सिर उठाए उन्होंने कहा, अंदर आओ। हवलदार पाटिल अंदर आया। वो थोड़ा झिझक रहा था। उसने कहा, मैडम, एक औरत आई है। बहुत रो रही है। वो कह रही है कि उसे आपसे ही मिलना है। मैंने उसे कल आने को कहा, पर वो यहां से हिलने को तैयार नहीं है। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए हैं। अंजलि ने फाइल बंद की और कहा, पाटिल, मैंने कितनी बार कहा है कि किसी फरियादी को दरवाजे से मत लौटाओ, उन्हें अंदर भेजो। कुछ ही पलों में एक बुजुर्ग महिला अंदर आई। उनकी उम्र करीब 60-65 साल रही होगी। उनकी साड़ी जगह जगह से फटी थी और वो पानी से तरबतर थीं। उनकी आंखों में ऐसा खौफ था जैसे उन्होंने मौत को करीब से देख लिया हो। उनका सावित्री था। अंदर आते ही वो अंजलि के पैरों की तरफ लपकी। अंजलि ने तुरंत अपनी कुर्सी छोड़ी और उन्हें संभालते हुए कहा, अरे माँ जी, ये क्या कर रही है? उठिए और यहां बैठिए। अंजलि ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और खुद अपने हाथों से पानी का गिलास दिया। सावित्री के हाथ इतने कांप रहे थे कि पानी छलककर फर्श पर गिर गया। अंजलि ने बड़ी आत्मीयता से पूछा, शांत हो जाइए माँ जी, पहले लंबी सांस लीजिए, मैं यहीं हूं। बताइए क्या हुआ? सावित्री ने सुबकते हुए कहा, मैडम साहब, अनर्थ हो गया है। घोर पाप हो रहा है। भगवान के घर में शैतान बैठे हैं। मेरी मदद कीजिए, वरना वे मासूम बच्चियां मर जाएंगी। अंजलि हैरान रह गई और पूछा, कौन बच्चियां? आप कहां की बात कर रही हैं? सावित्री ने रोते हुए बताया, शहर के बाहर जो नारी छाया सुधार गृह बना है, मैं वहां सफाई का काम करती हूं। दुनिया को लगता है कि वो अनाथ और बेसहारा लड़कियों का सहारा है, पर वो सहारा नहीं, बल्कि साक्षात नर्क है मैडम, नर्क। अंजलि ने पाटिल को इशारा किया कि दरवाजा बंद कर दे। मामला बेहद संगीन लग रहा था। उन्होंने कहा, माँ जी, आप बिना डरे सब कुछ विस्तार से बताइए। सावित्री ने अपने पल्लू से आंसू पोंछे और जो खुलासा किया, उसे सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई। सावित्री ने बताया, मैडम, वहां का जो मुख्य अधिकारी है जगन माथुर, वो इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा है। वहां जो भी नई लड़की आती है जिसका कोई वारिस नहीं होता या जो मानसिक रूप से थोड़ी कमजोर होती है, वो उसे अपने कमरे में बुलाता है। वो सुधार गृह की आड़ में एक वेश्यालय चला रहा है। लड़कियों को नशीली दवाएं दी जाती हैं। अगर कोई विरोध करे तो उसे पागल खाने के वार्ड में डालकर बिजली के झटके दिए जाते हैं। कल रात मुन्नी नाम की एक 19 साल की लड़की ने फांसी लगा ली, लेकिन उन्होंने पुलिस को खबर तक नहीं दी। रात के सन्नाटे में उसकी लाश को पीछे के नाले में फिकवा दिया गया। मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा है मैडम। सावित्री अब फूट फूट कर रो रही थी। मैडम, मुझे भी धमकी दी गई है कि अगर मुंह खोला तो चोरी के झूठे इल्जाम में जेल भिजवा देंगे, पर मुझे अपनी फिक्र नहीं है। उन बेसहारा बच्चियों को बचा लीजिए। अंजलि का खून खौल उठा। नारी छाया सुधार गृह, ये नाम उन्होंने पहले भी सुना था। शहर के कई रसूखदार नेता और व्यापारी वहां दान देते थे, और समाज में जगन माथुर की छवि एक महान समाज सेवक की थी। अंजलि ने कड़क आवाज में आदेश दिया, पाटिल, गाड़ी निकालो और टीम को तैयार करो। लेकिन अगले ही पल वो रुक गईं। उन्होंने सावित्री की ओर देखा और सोचने लगीं कि अगर वो अभी पुलिस बल के साथ वहां जाती हैं तो जगन माथुर जैसा शातिर इंसान, जिसके पास ऊंचे लोगों की ताकत है, वो तुरंत सारे सबूत मिटा देगा। सीसीटीवी फुटेज नष्ट कर दिए जाएंगे। लड़कियों को डराकर चुप करा दिया जाएगा और सबूतों के अभाव में वो बच निकलेगा। अंजलि ने गहरी सांस ली और कहा, पाटिल, रुको, छापा अभी नहीं पड़ेगा। अगर शेर का शिकार करना है तो जाल बिछाना होगा। अगर हम वर्दी में गए तो वे सतर्क हो जाएंगे। हमें उनके बीच उन्हीं जैसा बनकर घुसना होगा। अंजलि की आंखों में एक ठंडी चमक आ गई।
उन्होंने फैसला कर लिया था कि पाप को जड़ से मिटाने के लिए पापी की लंका में प्रवेश करना ही होगा। अगले 2 दिन अंजलि ऑफिस नहीं गईं। उन्होंने एक अत्यंत गुप्त मिशन तैयार किया, जिसकी जानकारी सिर्फ कमिश्नर और उनके 2 भरोसेमंद साथियों इंस्पेक्टर शिंदे और हवलदार पाटिल को थी। अंजलि ने अपना पूरा हुलिया बदल लिया। वो साहसी एएसपी अंजलि राठौर अब नहीं दिख रही थीं। उन्होंने अपने बाल बिखेरकर तेल से चिपका लिए, एक पुरानी मैली कुचैली फटी हुई साड़ी पहनी और चेहरे पर कालिक और धूल मल ली। उन्होंने अपना नया नाम रखा कमली, एक मानसिक रूप से विक्षिप्त लावारिस औरत। योजना ये थी कि अंजलि बस स्टैंड पर पागलों जैसी हरकतें करेंगी, ताकि स्थानीय पुलिस, जिन्हें इस योजना का पता नहीं था, उन्हें पकड़ ले और नियमानुसार ऐसी महिलाओं को नारी छाया सुधार गृह भेज दे। और बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोपहर के 2 बजे दादर बस स्टैंड पर हंगामा मच गया। एक औरत पागलों की तरह चिल्ला रही थी, हवा में हाथ नचा रही थी, कभी हंसती तो कभी रोने लगती। ये कमली थी। उसने वहां एक फल वाले का ठेला पलट दिया, जिसे लोग डरकर भागने लगे। किसी ने शोर मचाया, पुलिस को बुलाओ, ये पागल किसी को मार डालेगी। थोड़ी देर में पुलिस की जीप आई। 2 महिला हवलदारों ने बड़ी मुश्किल से कमली को काबू किया। छोड़ो मुझे मेरे राजा के पास जाना है। कमली चिल्लाती रही। उसे थाने ले जाया गया, जहां इंस्पेक्टर ने देखा कि उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और कोई घर बार नहीं है। तो उन्होंने वही आदेश दिया जो अंजलि चाहती थी, इसे नारी छाया सुधार गृह भेज दिया जाए। शाम होते होते अंजलि उर्फ कमली एक सरकारी वैन में बैठी थी। लोहे की जालियों के पीछे से उन्होंने मुंबई शहर को देखा। उनका दिल जोर से धड़क रहा था, पर यह डर अपने लिए नहीं था, बल्कि इस बात का था कि कहीं उनकी एक्टिंग में कोई कमी ना रह जाए। उनके ब्लाउज की सिलाई में एक बहुत ही सूक्ष्म बटन कैमरा और साड़ी के कॉलर में एक माइक्रोचिप जैसा माइक्रोफोन छिपा था। वैन एक पुरानी हवेली जैसी इमारत के सामने रुकी, जिस पर बोर्ड लगा था नारी छाया सुधार गृह। गेट खुला और अंजलि को धक्का देकर अंदर उतारा गया। एक गार्ड ने कोहनी मारते हुए कहा, चल अंदर नौटंकी। अंजलि लड़खड़ाकर गिरी और उनका हाथ मिट्टी में सन गया। जब उन्होंने सिर उठाया तो सामने खड़े गार्ड्स की नजरों में हमदर्दी नहीं, बल्कि हवस थी। यही वो नर्क था। अंदर का नजारा बाहर से बिल्कुल अलग था। बाहर जहां बड़ा सा बगीचा और सफेद दीवारें थीं, वहीं अंदर घुसते ही फिनाइल की तेज बदबू ने अंजलि का स्वागत किया। एक बड़े से हॉल में करीब 20 से 25 लड़कियां बैठी थीं। किसी के बाल कटे हुए थे तो किसी के कपड़े फटे हुए थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि वहां एकदम सन्नाटा था। कोई आपस में बात नहीं कर रहा था और सबकी नजरें जमीन पर टिकी थीं। तभी एक मोटी सी औरत जो वहां की वार्डन थी, हाथ में डंडा लेकर आई। उसका नाम बसंती था, लेकिन स्वभाव से वो किसी जेलर से कम नहीं थी। बसंती ने अंजलि को आवाज दी, एनआई वाली इधर आ। अंजलि ने पागलों की तरह इधर उधर देखा और एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, ही राजा जी तुम आ गए। बसंती ने अंजलि के सिर पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ा और कहा, चुप, यहां तेरा कोई राजा नहीं है। अब मैं ही तेरी राजा हूं और मैं ही मंत्री। चुपचाप उस कोने में जा और बैठ जा, खाना शाम को मिलेगा। अंजलि रोने का नाटक करते हुए कोने में दुबक गई, लेकिन उसकी तेज नजरें सब कुछ स्कैन कर रही थीं। उसने देखा कि हॉल के कोनों में सीसीटीवी कैमरे लगे थे। लेकिन सावित्री ने सही कहा था, कैमरों के तार कटे हुए लग रहे थे, या शायद वे सिर्फ दिखावे के लिए थे। रात हुई और लड़कियों को खाने में पानी जैसी दाल और जली हुई रोटियां दी गईं। अंजलि ने बड़ी मुश्किल से एक निवाला गले के नीचे उतारा। खाना खाने के बाद जब लाइटें धीमी कर दी गईं, तो अंजलि के पास एक दुबली पतली लड़की आकर बैठी, जिसकी उम्र मुश्किल से 20 साल रही होगी। उसने धीरे से पूछा, दीदी तुम सच में पागल हो या नाटक कर रही हो? अंजलि चौंक गई, लेकिन उन्होंने पागलों जैसी हरकत जारी रखी। लड़की ने इधर उधर देखा और फुसफुसाकर कहा, मैं रेखा हूं। मैं भी शुरू में नाटक करती थी ताकि वे मुझे छोड़ दें, पर यहां नाटक काम नहीं आता। अगर बचना है तो बदसूरत बन जाओ या बीमार हो जाओ, क्योंकि अगर तुम सुंदर दिखी तो बड़े साहब तुम्हें बुला लेंगे। अंजलि का दिल पसीज गया। उन्होंने रेखा का हाथ पकड़ा और बहुत धीमी आवाज में,
अपने असली लहजे में बोली, डरो मत रेखा, मैं आ गई हूं, अब सब ठीक हो जाएगा। तभी लोहे का मुख्य गेट बंद होने की भारी आवाज आई। रात के 11 बज चुके थे और अब सुधार गृह का असली और खौफनाक खेल शुरू होने वाला था। दिन में जो गार्ड्स खामोश खड़े रहते थे, रात होते ही उनके तेवर बदल गए। वे लड़कियां जो दिन के उजाले में जैसे तैसे सांस ले रही थीं, सूरज ढलते ही उनकी जान हलक में आ जाती थी। वो गार्ड्स जो दिन में खाकी वर्दी पहनकर संतरी बनने का नाटक करते थे, रात के अंधेरे में जल्लाद बन जाते थे। उनकी आंखों से शर्म हया गायब हो चुकी थी और वहां सिर्फ हवस तैर रही थी। सुधार गृह की लंबी और मनहूस गैलरी में भारी जूतों की आवाजें गूंजने लगीं। वे गार्ड्स हाथों में शराब की बोतलें और डंडे लेकर गलियारों में ऐसे घूमने लगे जैसे किसी जंगल में शिकारी शिकार ढूंढ रहे हों। उनका काम लड़कियों की सुरक्षा करना नहीं, बल्कि उन्हें डराना था। वे लोहे की सलाखों पर डंडे मारते हुए निकलते और वो आवाज हर लड़की के दिल में खंजर की तरह चुभती थी। वे किसी कोठरी के अंदर टॉर्च मारते और गंदी फप्तियां कसते। लड़कियों ने डर के मारे अपनी फटी पुरानी चादरों में मुंह छिपा लिया था। किसी में आंख मिलाकर देखने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि सबको पता था कि अगर किसी ने गलती से भी उनकी आंखों में देख लिया तो आज रात उसी की शामत आएगी। अंजलि अपनी कोठरी के कोने में लेटी थीं, लेकिन उनकी नींद कोसों दूर थी। बाहर से वो कमली थीं, एक पागल औरत जो बड़बड़ा रही थी और हंस रही थी। लेकिन अंदर से वो एएसपी अंजलि राठौर थीं। उन्होंने अपनी साड़ी के पल्लू को ठीक किया ताकि बटन कैमरा सही एंगल पर रहे। उनका कैमरा रिकॉर्डिंग मोड पर था और हर एक गाली, धमकी और गंदी हंसी रिकॉर्ड हो रही थी। अंजलि सोच रही थीं कि इन जानवरों के लिए मासूमों को कुचलना कितना आसान है। तभी उन्होंने अपनी बगल में लेटी रेखा को देखा, जो थर थर कांप रही थी। अंजलि का मन हुआ कि उसे गले लगा ले और कह दे कि डर मत पगली, मैं पुलिस हूं। लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, क्योंकि एक छोटी सी गलती पूरा मिशन फेल कर सकती थी। रात के करीब 12 बज रहे होंगे जब अचानक गैलरी के दूसरे छोर से 2 भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। ये कदम जगन माथुर के खास गुंडे कालिया और शेरा के थे। पूरे हॉल में मौत जैसा सन्नाटा छा गया और लड़कियां अपनी सांसें रोक कर पड़ गईं। हर कोई यही दुआ कर रही थी कि आज उनकी बारी ना हो। कदमों की आवाज पास आती गई और अंजलि ने देखा कि 2 हट्टे-कट्टे साए उनकी कोठरी की तरफ बढ़ रहे थे। उनके हाथों में लाठियां थीं और कमर पर चाबियों का गुच्छा लटक रहा था। वे अंजलि और रेखा वाली कोठरी के ठीक सामने आकर रुक गए। लोहे की सलाखों पर लाठी मारी गई और शेरा की आवाज गूंजी, ओए सो गई क्या सब? कालिया ने दरवाजा खोला और अंदर घुसते ही अंजलि की आंखों पर टॉर्च मारी। अंजलि ने पागलों जैसा नाटक करते हुए चिल्लाना शुरू किया, सूरज निकल आया। मेरा राजा आ गया क्या? शेरा ने आगे बढ़कर अंजलि के पैर पर हल्का सा जूता मारा और कहा, अबे ओ नौटंकी, तेरा सूरज नहीं तेरा काल आया है, उठ खड़ी हो। कालिया ने गुस्से में अंजलि के बिखरे हुए बालों को मुट्ठी में जकड़ लिया और उन्हें झटके से खड़ा किया। अंजलि दर्द से कराहने का नाटक करने लगी। छोड़ो मेरे बाल, मुझे दर्द हो रहा है। अंजलि का अभिनय इतना असली था कि किसी को शक नहीं हो सकता था। कालिया ने उसके कान के पास फुसफुसाते हुए कहा, आज तेरी किस्मत खुलने वाली है पगली। बड़े साहब ने तुझे याद किया है। ये सुनते ही रेखा की बर्दाश्त की सीमा टूट गई। वो जानती थी कि साहब के बुलावे का क्या मतलब होता है और वहां से लौटकर लड़कियां जिंदा लाश जैसी हो जाती हैं। रेखा ने अंजलि का हाथ पकड़ने की कोशिश की और गिड़गिड़ाते हुए बोली, नहीं भैया, इसे मत ले जाओ, ये तो पागल है। इसे कुछ समझ नहीं आता। शेरा ने नफरत से रेखा की तरफ देखा और उसके पेट में एक जोरदार लात मारी। रेखा दर्द के मारे जमीन पर गिर गई और कराहने लगी। अंजलि का खून खौल उठा। उनका मन किया कि अभी शेरा की गर्दन मरोड़ दें, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला। अंजलि ने फिर पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। ही ही। मैं तो राजा के पास जा रही हूँ, मुझे टॉफी मिलेगी। शेरा और कालिया एक दूसरे को देखकर हंसे
और अंजलि को खींचते हुए कोठरी से बाहर ले आए। अंजलि ने पीछे मुड़कर रेखा को देखा और मन ही मन वादा किया, बस कुछ देर और रेखा। तेरा ये एक एक आंसू इन पापियों पर तेजाब बनकर गिरेगा। अंजलि को लेकर वे एडमिन ब्लॉक की तरफ बढ़े, जहां फर्श पर मार्बल लगा था और दीवारों पर फैंसी लाइटें जल रही थीं। रास्ते में खड़े अन्य गार्ड्स भी उन्हें देखकर गंदी हंसी हंस रहे थे। अंजलि का कैमरा सब कुछ कैप्चर कर रहा था। इन गार्ड्स के चेहरे, ये रास्ते और ये दरवाजे सब सबूत बन रहे थे। वे ऊपर की मंजिल पर पहुंचे, जहां आखिरी कमरे के नीचे से रोशनी आ रही थी। कालिया ने अंजलि के कंधे को जोर से दबाते हुए कहा, सुन पगली, अंदर जाकर ज्यादा नाटक मत करना। साहब जो बोले चुपचाप करना, वरना हम तुझे कोमा में भेज देंगे। अंजलि ने मासूमियत से सिर हिलाया और फिर कालिया ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से एक भारी नशे में डूबी आवाज आई, भेज दो। कालिया ने अंजलि को अंदर धक्का दिया और दरवाजा बंद कर लिया। अब अंजलि उस पिंजरे में थी जहां शेर अपने शिकार का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि आज पिंजरे में शिकार नहीं बल्कि शिकारी आया है। वो कमरा किसी अय्याशी के अड्डे से कम नहीं था। मेज पर महंगी शराब रखी थी और दीवारों पर भद्दे चित्र लगे थे। जगन माथुर, जिसकी उम्र 50 के पार थी, अपनी कुर्सी पर बैठकर बड़े मजे से शराब पी रहा था। अंजलि को देखते ही उसकी आंखों में हवस की चमक आ गई और उसने वार्डन को बाहर जाने का इशारा किया। वार्डन ने जाते जाते अंजलि को धमकी दी कि साहब को खुश कर देना, वरना ऐसी दवा मिलेगी कि जिंदगी भर होश नहीं आएगा। अंजलि दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। उसने अपने दोनों हाथ छाती पर ऐसे बांध रखे थे जैसे कोई डरा हुआ बच्चा खुद को बचाने की कोशिश कर रहा हो। हालांकि उसकी नजरें झुकी हुई थीं, फिर भी वो पूरे कमरे का जायजा ले रही थी। वो कमरा किसी सरकारी दफ्तर जैसा नहीं, बल्कि 5 स्टार होटल के स्वीट जैसा लग रहा था। फर्श पर इतना मोटा कालीन बिछा था कि चलने पर आवाज तक नहीं आती थी और कोनों में बड़े बड़े गुलदस्ते रखे थे। जगन माथुर लेदर की कुर्सी पर पीछे झुका हुआ था। उसके एक हाथ में विस्की का गिलास था और मेज पर काजू, बादाम और भुना हुआ चिकन रखा था। ये सब देख अंजलि के पेट में मरोड़ उठने लगी, क्योंकि उसे पता था कि नीचे लड़कियां सूखी रोटियों के लिए तरस रही हैं और यहां ये आदमी अय्याशी कर रहा है। जगन माथुर नशे में लड़खड़ाते हुए उठा और अंजलि की तरफ बढ़ा। उसने कहा, आओ कमली, डरो मत। मैं कोई भूत नहीं हूं। अंजलि ने नाटक करते हुए कांपती आवाज में कहा कि उसे घर जाना है और उसकी मां उसे ढूंढ रही होगी। जगन हंसा और बोला कि वो उसका राजा है। जब उसने अंजलि की साड़ी के पल्लू को छूने की कोशिश की तो अंजलि एक झटके से पीछे हट गई और चिल्लाई, दूर रहो, मुझे हाथ मत लगाओ। जगन माथुर के चेहरे पर झुंझुलाहट आ गई और उसने कहा कि यहां उसकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। अंजलि ने उसे उकसाने के लिए तुतलाते हुए कहा कि वो पुलिस को बता देगी। ये सुनकर जगन ठहाका मारकर हंसा और बोला कि पुलिस? नेता और जज सब उसकी जेब में हैं और बाहर गेट पर खड़े पुलिस वाले उसे सलाम ठोकते हैं। अंजलि का दिल तेजी से धड़क रहा था, क्योंकि उसका बटन कैमरा ये सारा काला चिट्ठा रिकॉर्ड कर रहा था। जगन माथुर ने आगे बताया कि मुन्नी नाम की लड़की बहुत शोर मचाती थी, इसलिए उसने उसे खत्म कर दिया और पुलिस ने रिपोर्ट में इसे आत्महत्या लिख दिया। अंजलि की मुट्ठियां कस गईं। वो 19 साल की बच्ची मुन्नी सच में इस दरिंदे का शिकार हुई थी। अंजलि का गुस्सा अब फूटने को तैयार था। जगन माथुर ने फिर से अंजलि को घेर लिया और कहा कि वो सुंदर है और अगर उसे खुश करेगी तो रानी बनकर रहेगी। जब उसने अंजलि के कपड़े फाड़ने के इरादे से उसका कंधा जोर से जकड़ा तो अंजलि के अंदर की कमली मर गई और एसपी राठौर जाग उठी। अंजलि ने जगन को एक जोरदार झटका दिया, जिससे वो पीछे की ओर लड़खड़ा गया। अंजलि का पूरा व्यक्तित्व बदल गया। उसके कंधे सीधे हो गए और आंखों में वो आग आ गई जिससे अपराधी कांपते थे। उसने कड़क आवाज में कहा, हाथ दूर रख जगन माथुर, वरना यह हाथ शरीर से अलग करने में मुझे 1 सेकंड नहीं लगेगा। जगन हकलाते हुए पूछा, कौन है तू? अंजलि ने जवाब दिया कि वो उसकी बर्बादी का परवाना लेकर आई है और उसका हर जुर्म रिकॉर्ड हो चुका है।
जगन का नशा उतर गया और वो समझ गया कि ये पुलिस है। उसने रिवॉल्वर निकालने के लिए दराज की तरफ छलांग लगाई, लेकिन अंजलि ने फुर्ती से उसे एक जोरदार किक मारी, जिससे दराज बंद हो गई और जगन की उंगलियां दब गईं। अंजलि ने उसे कॉलर से पकड़कर मेज पर पटका और टूटे हुए कांच का एक टुकड़ा उसकी गर्दन पर रख दिया। जगन गिड़गिड़ाने लगा और करोड़ों रुपयों की रिश्वत देने की पेशकश की, पर अंजलि ने उसे जोरदार तमाचा जड़ दिया। अंजलि ने अपने माइक्रोफोन पर कोड अल्फा 1 बोला और रेड शुरू करने का आदेश दिया। तुरंत पुलिस की गाड़ियों के सायरन गूंजने लगे और इंस्पेक्टर शिंदे की अगुवाई में 50 से ज्यादा पुलिस वाले गेट तोड़कर अंदर घुस आए। अंदर हड़कंप मच गया और पुलिस ने पूरी इमारत को घेरकर गार्ड्स को हथकड़ियां पहना दी। अंजलि जगन माथुर को घसीटते हुए बाहर लाई। लड़कियों ने जब अपनी वार्डन और गार्ड्स को घुटनों पर देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अंजलि ने लड़कियों से कहा कि अब वे आजाद हैं। सावित्री अम्मा दौड़ती हुई आईं और अंजलि ने उन्हें गले लगा लिया। रेखा ने हिम्मत दिखाते हुए जगन माथुर को चप्पल से मारा, जिसके बाद बाकी लड़कियों ने भी अपनी भड़ास निकाली। अगले दिन अखबारों में अंजलि राठौर के इस साहसिक कारनामे की चर्चा थी। कोर्ट ने केस को फास्ट ट्रैक पर चलाया और पुख्ता सबूतों के आधार पर जगन माथुर को उम्र कैद हुई। सरकार ने सुधारगृह का पूरा स्टाफ बदल दिया और सावित्री अम्मा को वहां का केयरटेकर बना दिया। गया। कुछ दिनों बाद वर्दी में अंजलि फिर वहां पहुंची, जहां अब लड़कियां बेखौफ खेल रही थीं। रेखा ने उसे फरिश्ता कहा, पर अंजलि ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि वो बस एक वर्दीधारी औरत है और किसी को भी गलत नहीं सहना चाहिए। अंजलि अपने अगले मिशन की ओर बढ़ गई। ये सबक छोड़ते हुए कि सच्चाई की एक चिंगारी बुराई को राख कर सकती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि सावित्री अम्मा की तरह आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि चुप्पी ही पापियों की ताकत बढ़ाती है। जय हिंद। दोस्तों, आप ये कहानी भारत के किस शहर या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको एएसपी अंजलि राठौर की ये हिम्मत और सूझबूझ वाली कहानी कैसी लगी? आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और खुशहाल रहें। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई सच्ची घटना या कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे यहाँ सबके साथ साझा करें, ताकि आपकी कहानी दूसरों के लिए प्रेरणा बन सके।